येस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के। टुडे सेशन है सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और फ्रेंड्स, यहीं पे पार्ट आपका 18 है। इससे पहले मैंने 17 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए। सो सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिए और सारी वीडियोस को वॉच कीजिए। बहुत ही बेहतरीन मस्त तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, क्लियर है? सो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में, देखो, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है, ओनली आप वीडियो को 1 या 2 बार सिर्फ और सिर्फ वीडियो में से आप कंसेप्ट समझेंगे। मेनली जो आपकी प्रैक्टिस होगी भैया, वो आपकी होगी ओनली PDF से। आप बताओ, क्या जब एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम टाइम भी आप मेरी वीडियो को ही ओपन करोगे, देखोगे, वॉच करोगे? टाइम वेस्ट होगा। सो इस तरह की चीज़ के लिए मैं भी आपको फोर्स नहीं करूँगी कि हाँ PDF का कुछ नहीं होता, वीडियो देखो, पढ़ लो, ये करो, वो करो। नो, ओनली वीडियो को 1-2 बार ही कंसेप्ट समझो वीडियो से। बाकी आपको क्या करना है भाई, PDF लो और इसे पढ़ो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लेना है, आपकी इच्छा है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज हम फोर्स नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्क्रीन पर जो MCQ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। सो बेस्ट, यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा? सबसे पहले समझे कि जो प्रगतिवादी कक्षा है ये कौन सी होती है। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रगतिवादी कक्षा की बात करें तो ये वो कक्षा होती है जो कि बच्चों की रुचि के आधार पर बाल केंद्रीय शिक्षा मानते हुए समावेशी शिक्षा के आधार पर सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। वो होती है प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि खोज, सक्रिय, इस माध्यम से बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इस वाली एक्टिविटीज़ में क्या सबसे बेस्ट होगा? क्या कक्षा में हमेशा कठोर यहाँ पे जो है एक नियंत्रण रखे टीचर्स लोग? तो ये चीज़ गलत है। देखो, कठोर नियंत्रण ये सीटेट का निगेटिव टैग से, या फिर अधिगम केवल कक्षा में ही होता है? बताओ, क्या भाई आप सिर्फ और सिर्फ कक्षा में सीखते हैं? आप अपने घर पे कुछ नहीं सीखते हैं? आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ नहीं सीखते हैं? आप अपने समाज में कुछ नहीं सीखते? सीखते हैं, क्यों नहीं सीखते? क्या बात है भैया, केवल तो वैसे भी रॉन्ग है। या फिर विद्यार्थी केवल ड्रिल अभ्यास, यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं केवल और केवल बालक रट्टाफिकेशन अभ्यास, इनसे ही सीखते हैं कि बार बार एक चीज़ को ही रटते रहो। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। सबसे बेस्ट होगा कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेके आते हैं। मानो एक बच्चा गांव से आया है तो वो अपने बारे में बताएगा, एक बच्चा शहर से आया है, सिटी से, वो अपने बारे में बताएगा। सो अगर हम यहाँ पे इनसे चर्चा करें कि आप जो खेती करते हैं गांव में, गांव वाले से बच्चे से हमने की यहाँ पे, या फिर वर्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा गांव में रहता है वो बताएगा वर्षा के बारे में। हाँ सर, हमारी जो खेती है वहाँ पे जो वर्षा होती है कभी भी, तो उससे हमें काफ़ी लाभ होता है हमारी खेती में भी। तो इस तरह से बच्चे अपने अपने अनुभव बताते हैं, बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। या फिर कोई बच्चा गांव में रहता है तो गांव से पानी है ना, पानी कहाँ से, कैसे, किस माध्यम से उन्हें उपलब्ध होता है, कि सर हमें तो कुओं से पानी उपलब्ध होता है कम मात्रा में। और जो सिटी में रहता है बच्चा, वो बताएगा कि हमारे यहाँ पे तो जो है टैंक वगैरह या फिर समरसेबल वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई है। देन ये चीज़ आज के टाइम में गाँव में भी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रही हूँ कि अलग अलग प्रकार के बच्चे जब स्कूल्स में आएंगे, गांव से हैं, कुछ सिटी से हैं, कुछ बाहर से, कहीं से, अलग अलग क्षेत्र से, तो वो अपने अपने यहाँ पे जो भी उनके वातावरण में उनके साथ होता है वही तो चीज़ बताएंगे। अब ये भी नहीं कि सबके पास सारी सुविधाएं हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि दूसरों के यहाँ से, या फिर जिनके यहाँ पे नल भी नहीं है पानी के लिए, तो वो भी तो है भाई। ये नहीं कि अगर हम ही, हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो सबके पास सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, नीचे ऑप्शन दिया है। देखो जो NEP 2020 है ये किस चीज़ को सुझावा देती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो NEP 2020 की अगर हम बात करें, शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्र होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्र होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ऑप्शन है, अब हमें चूज करना ही राइट क्या है। तो क्या NEP जो 2020 है, क्या वो ये कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही केंद्रित होना चाहिए? केवल ये बात करें कि केवल, अगर कभी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ये कहना नहीं, बस तुम्हें ओनली पूर्व से ही निर्धारित होना चाहिए, जो तुमने पूर्व पाठ्य पुस्तक पढ़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंडेड रहो। तो ऐसा कुछ क्या भैया, हम पूरी लाइफ कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, क्यों हम पूरी उम्र उसी चीज़ पर डिपेंडेड रहें? हाँ, जहाँ पे हमारे लिए वो चीज़ यूज़फुल है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो ये तो गलत हुआ कि केवल वर्ड्स अगर लग गया। समस्या समाधान पर, यस बिल्कुल, NEP 2020 ये तो कहता है कि समस्या समाधान करता होना चाहिए। भैया ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो, बिल्कुल होती है। छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें जो है समस्याएं होती है। आप मैथ्स करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं, साइंस करा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स में बच्चे को मिस्टेक्स होती हैं। अधिगमकर्ताओं में, हाँ, समालोचनात्मक चिंतन का भी विकास करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन वह होता है जिसके एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं। कि अगर हम यहाँ से बच्चों से पूछें कि अगर बारिश होगी तो क्या होता, बारिश होती है तो क्या होता है, तो सब प्रकार के अलग अलग इसके एग्जांपल्स बच्चे बताएंगे कि बारिश होगी तो खेती में पानी आएगा, अच्छी खेती होगी। बारिश होगी तो थोड़ा, अगर गर्मी का मौसम है, बारिश गर्मी के सीजन्स में होती है तो थोड़ा ठंड का माहौल होता है, धूल बैठ जाती है, इस तरह से वातावरण शुद्ध होता है। ये सारी चीज़ें आप कंपलसरी बताएंगे, भिन्न यहाँ पे। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सबसे बेस्ट है। खोज एक्टिविटी, जब बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखेगा स्वयं, तो वो तो सबसे बेस्ट हुआ वही सीखना, ठीक है। इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर ये राइट है। सेकंड, थर्ड और फोर ये राइट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि वहाँ पे केवल वर्ड्स लगा हुआ है, और केवल वर्ड्स तो आप सब जानते हैं कि हमारे CTET के लिए अमान्य है केवल जो वर्ड्स है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिसारी चिंतन, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण? सृजनात्मक बालक वही मैंने बताया हम किसे कहते हैं भैया। सृजनात्मक जो बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक हम उन्हें कहते हैं जो कि एक ही क्वेश्चंस के भिन्न भिन्न आंसर ढूंढ सकता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? हाँ, यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते भारत के, आप क्या करते? आप बताएंगे, हाँ, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार फिनिश करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, गरीबों की हेल्प करूँगा, जितने भी भ्रष्टाचार है ना इन सबको फिनिश करूँगा, इतने भी आतंकवादी है, गुंडा गर्दी होती है, इन सबको फिनिश करूँगा। इस तरह की एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। इसका मीन्स है कि आपसे क्वेश्चन तो पूछा हमने ये कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, और आपने इसके डिफरेंट आंसर दिए हैं। तो यही तो होता है सृजनात्मकता। ओके, तो यहाँ पे भाई सृजनात्मक बालकों की बात कर रहे हैं। सृजनात्मक बालक, ये अपसारी चिंतन होता है। यही जैसे मैंने पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो आप इसके डिफरेंट आंसर दोगे। मैं वो करता, ये करता, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे, उसकी हेल्प करता, ये करता। और अमूर्त चिंतन की तो इनमें बहुत योग्यता होती है, बिल्कुल। यह कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं जो कि इन्हें दिखाई नहीं देता। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर बना थोड़ा ही ना है, दिखाई थोड़ा ही ना, लेकिन अपने मन में सोच रहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बना रहा है कि हाँ, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और मैं ये नहीं वो करूँगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। ओके, हाँ, अभी सारे चिंतन इसके अंतर्गत नहीं आएगा भाई। सृजनात्मक बालक में अभी सारे चिंतन नहीं आएगा। देखो, अभी सारे चिंतन वह होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है, और यह है आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप यहाँ पे मुझे बताएंगे, कुछ भी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, बस तो आप बताएंगे लखनऊ, एक ही तो आंसर है इसका। आप ये तो नहीं कहेंगे कोलकाता है, नहीं, न्यू दिल्ली है, नहीं, इसकी तो पुणे है, नहीं, मुंबई है, फलाना है, ढिमकाना। नो भैया, नो। उत्तर प्रदेश की एक ही राजधानी है, और वो क्या है? उत्तर प्रदेश की पूछा है, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। तो इस माध्यम से हमारा ओनली एक आंसर हुआ। जहाँ पे हमारा ओनली एक आंसर होता है उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा।
हाँ, नवीन आमुख उत्पादन की, हाँ बिल्कुल, जो सृजनात्मक बालक होते हैं कुछ नया नया, कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और तत्पर रहते हैं हमेशा ही, तो बेस्ट होगा सबसे। ओके, इसलिए ये भी बेस्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये राइट है। थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, थर्ड तो यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट है। बताओ समझ आए कि नहीं, कोई भी डाउट्स नहीं हो रहा। सृजनात्मक बालक वह होता है जो कि भिन्न भिन्न एक्टिविटी करता है, अलग अलग सोचने की प्रवृत्ति रखता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तुरंत कुछ ना कुछ खोजबीन करने के लिए तत्पर रहता है, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करो और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करो। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करो। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करो। हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। मानो कोई सम्स है, मानो ये सम्स है 25 गुणा 2, तो भैया 25 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। और बच्चे को इस सम्स को करने में क्या हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, क्या हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है। अब कैसे, देखो हमें वो बताना है जो निगेटिव ऑप्शन है हमारे लिए, तो क्या बेस्ट होगा। देखो अगर यह चीज़ कर रहा है बच्चा तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करेगा और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर किसी बच्चे से यह सम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वह अपने फ्रेंड से बिल्कुल पूछ सकता है कि भैया आप ही बता दो मुझे ये सबसे कैसे होगा, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो उस समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब ये जो सम्स है, जो उसका फ्रेंड है ना, तो वो फ्रेंड भाई विचार मंथन करेगा, सोचेगा, तर्क वितर्क करेगा कि हाँ देखो भैया मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा टेंशन मत लो, ठीक है, ये भी राइट है। समस्या का समाधान जब खोज लेगा बच्चा तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करेगा। लो भैया ये ऐसे होगा, इससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 की 5 में आप यहाँ से जो है टेबल पढ़ो, फिर इसका टेबल पढ़ना है जो हाथ से लगेगा इधर, इस तरह से सारा ये सब कुछ सिस्टम, ठीक है। लेकिन हर बार हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल। ये कह रहे हैं कि अगर आपको बाहर समस्या होती है तो आपको जितनी भी बाहर समस्या होगी ओनली आपको एक ही सॉल्यूशन अपनाना है। अब भाई देखो, अब अगर हमारा सम्स यहाँ पे ये है, 1 मिनट, अब देखो अगर हमारा ये सम्स है कि 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें इसमें प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में ऐसा, ठीक। अगर फिर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है, चलो अब मानो हम 25 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो बताओ ये क्वेश्चन अलग है, ये सम्स अलग है। तो भाई जो हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अब अगर हमें इस क्वेश्चन में भी करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम इस क्वेश्चन को भी करते हुए इसी के लॉजिक लगाएंगे? तो ये क्या है, गलत है। और यही तो कह रहा है भैया ये कि हर बार जो भी समस्या होती है तो जो भी आपका यहाँ पे आपने जो भी समस्या का निवारण किया बार बार उसी को दोहराते रहोगे, ऐसे ही सॉल्व होगी। तो ये चीज़ गलत हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं रॉन्ग, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ध्यान से करेंगे ना तो ऐसे बेस्ट करेंगे सबसे एकदम। अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित है, स्वनिर्देशित है। तो अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः क्या हो, तो भाई बताना है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, क्या हो अगर वह मुख्यतः। सो बेस्ट हमें बताना है क्या होना चाहिए। तो देखो कभी भी हमारी क्लास शिक्षक निर्देशित नहीं कि भाई बस सिर्फ और सिर्फ शिक्षक क्या निर्देश दे रहे हैं, कंटिन्यूटी, शिक्षक क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूटी निर्देश, बस कि हाँ राम तुम ये करो, श्याम तुम वो करो, सीता तुम ये करो वो करो। अरे भैया पढ़ाने को तो आप गए, बस बच्चों से काम ही करा रहे हो, ये कर लो वो कर लो, पढ़ में जाओ। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, नो, अब आपके सामने बहुत अच्छी पुस्तक है, हिंदी की है और मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, सस्ती वाली है ना,
बस आप उस पर ही डिपेंड हो, हाँ ये बहुत अच्छी है, इसमें इस तरह से चित्र भी है, ये हैं। अब बच्चा उस पुस्तक को पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अच्छे उसके समझ आ रहे नहीं आ रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस पुस्तक बेस्ट होनी चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। सहपाठियों द्वारा निर्देश, क्या सहपाठियों के द्वारा निर्देश, तो ये भी नहीं होगा। देखो भाई, पढ़ने के लिए तो बालक स्कूल आया है, विद्यालय, तो किस पर डिपेंड है, अपने टीचर्स पर डिपेंड है। फिर यहाँ पर अभिभावकों का क्या रोल है, हाँ स्वयं निर्देशित, सो बेस्ट ऑप्शन होगा 4। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तब होगा जब बच्चा खुद एक्टिविटीज़ करेगा, खुद सीखेगा। मानो बालक को पेड़ लगाना है, तो बालक जब स्वयं पेड़ लगाएगा कि हाँ मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ, इसमें कितना पानी आएगा, कितने टाइम आएगा, कितनी देर में ये बड़ा होगा, कैसे मुझे इसकी देखभाल करनी है, कैसे कैसे नहीं, कैसे इसका बचाव करना है, सारी चीज़ें, तो तब बच्चा सही सीखेगा। ओके, बच्चे को तुम एक पेड़ तो चलो लगाओ, खुद देखो कितना पानी आएगा, स्वयं करो भाई। ओके, तो तब बेस्ट होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट है। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। फिर इधर ऑप्शन दिए हुए हैं कि राइट हमारा ऑप्शन क्या होगा। ओके, चलो बताना है थोड़ा, ये हम माइक पता नहीं इसमें क्या हुआ आज, इधर 1 मिनट, सही हो गया। चलो आंसर बताने की कोशिश करो थोड़ा, 1 मिनट रुको भाई। चलो राइट, सही हुआ। तो पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब पियाजे का यहाँ पे कथन है, तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, तो जीन पियाजे की अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन समझे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की डेफिनेशन देते हैं। बच्चा कैसे सीखता है, स्वयं खोजबीन के आधार पर बच्चा स्वयं सीखता है, ये कहते हैं जीन पियाजे। 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त, अमूर्त। कह रहे हैं कि शिक्षक की गतिशीलता, देखो अगर टीचर्स कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक गतिशीलता होनी चाहिए, एक लचकता होनी चाहिए, एक रोचकता होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर गुस्से में पढ़ा रहा है, लाल पीला होके, तो नहीं बच्चे पढ़ने वाले ना, बच्चों को एंजॉय आएगा ना, इंटरेस्ट होगा। अगर टीचर्स लोग बढ़िया, मुख पर हंसी है, बढ़िया सी स्माइल है ना, क्या बात है, खिला खिला चेहरा है, इस माध्यम से अगर टीचर्स पढ़ाएंगे बढ़िया गतिशीलता के आधार पर, आराम आराम से एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे से बच्चों को मोटिवेट करते हुए, तो बेस्ट होगा। विविध सामग्रियों का यूज़ करेंगे, मानो क्लास में समावेशी कक्षा है, क्लास में ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनकी भी हमें समस्याओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का यूज़ करना है। कोई सुन नहीं पा रहा है तो टेप रिकॉर्डर लगा दो, कोई देख नहीं पा रहा है तो संकेत देखो, कोई सुन नहीं पा रहा है तो चित्र के माध्यम से दिखाओ, कोई अगर देख नहीं पा रहा है तो टेप रिकॉर्डर लगाओ। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बल सुनिश्चित करना, तो ये पॉइंट्स आपके जीन पियाजे नहीं कहते हैं। पुनर्बलन की बात करते हैं भैया स्किनर और पावलो, ये साहब जी करते हैं, जीन पियाजे साहब हमारे पुनर्बलन की बात नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है, बेस्ट है, एकदम मस्त। और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव, जब बच्चे अपने अपने आधार पर, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर सीखने की कोशिश करेंगे स्वयं यहाँ पे, तो वो सबसे बेस्ट सीखना माना जाएगा, सबसे सुपर सीखना माना जाएगा। ओके, इसलिए ये राइट है। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ठीक समझ आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो इनमें से कौन सा सही क्या है, सुमेलित युग्म है, ये बताना है। ठीक है, देखो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में क्या कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो ये यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा। और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर क्या ये नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास।
लड़का है यहाँ पे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। देखो सजा और आज्ञाकारिता में ये नहीं है कि कानून तय नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कानून तय है। अगर कोई गलत कार्य करेगा, कोई भी बंदा अगर गलत कार्य करेगा तो उसे सजा यहाँ पे दी जाएगी, उसका यहाँ पे हकदार है वो आज्ञाकारिता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कानून तय नहीं है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए ये इसका सही मेल नहीं खा रहा। कानून और व्यवस्था विन्यास क्या मानव के अधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनने का आधार देता है। एक यहाँ पे बंदा है, कह रहा है कि नहीं मुझे उसका मर्डर करना ही करना है, तो क्या कानून उसे इस चीज़ को करने के लिए फोर्स करेगा, हाँ कर दे तुम इसका मर्डर? तो ये चीज़ भी गलत है। कानून और व्यवस्था है तो तुम अपने आप स्वयं कैसे चुन सकते हो कि मैं खुद इसकी यहाँ पे मर्डर कर दूँ इसका, ठीक है, ये चीज़ गलत है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या बुरा है। तो यह अच्छा या बुरा ये सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। मानो एक बालक है, वह टीचर्स के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता है, टाइम से अपना होमवर्क करता है, सब कुछ एकदम, जैसे टीचर्स होमवर्क देते हैं ना तो टाइम से करता है, जो भी पढ़ाते हैं उसे तुरंत से याद कर लेता है, अच्छे से अच्छी एक्टिविटी करता है, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाता है, बढ़िया एकदम। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं टीचर्स की नज़रों में बहुत ही बेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स बन के रहूँ। क्या कि मैं टीचर्स की नज़र में बहुत बेस्ट स्टूडेंट्स बन के रहूँ और ये मुझे अच्छा कहे। तो जब हम ये सोचते, चाहे अपने समाज में, अपने परिवार में है, स्कूल्स में, विद्यालय में, किसी के साथ भी, जब हमारे मन में हम यह ठान लेते हैं कि हमें सब अच्छा गए तो हमें सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट है। आगे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? सबसे पहले आकलन को नहीं दर्शाती है, निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। अब आकलन क्या है? आकलन का मीन्स वह होता है जिसमें बालक स्वयं खोजबीन के आधार पर खुद स्वयं एक्टिविटीज़ करके सीखता है। ओके, आकलन उसे कहते हैं। आकलन आपका रट्टाफिकेशन, अभ्यास, ड्रिल, इन सब चीज़ को फोर्स नहीं करता, ओनली सिर्फ और सिर्फ यह किस चीज़ को फोर्स करता है? ये करता है खोजबीन, स्वयं एक्टिविटीज़ करो और खुद यहाँ पे कीजिए। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा निगेटिव है वो बताने आकलन को नहीं दर्शाते हैं। तो जब छात्र स्वयं खुद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाना है, किस माध्यम से, और वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये हमारा निगेटिव ऑप्शन कैसे हो सकता है? ओके, शिक्षक सीखने को सुसाधित करता है, बच्चों की हेल्प करता है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार रखता है, बच्चों को अपना दोस्त बना के रखता है, तो ये भी बेस्ट है। और यहाँ पे कई तरीके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जब हम बच्चों को दे रहे हैं करने के लिए कि भैया अगर तुम ऐसे नहीं सीख पा रहे तो तुम खेल विधि से सिखाएंगे, हम तुम्हें कविता के माध्यम से सिखाएंगे, कहानी सुना के सिखाएंगे, भाग दौड़ करके इस तरह अच्छी अच्छी एक्टिविटी इस तरह सिखाएंगे, ये भी बेस्ट है। लेकिन रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड रॉन्ग है क्योंकि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जा रही है। मानो दो बच्चे हैं, राम है और श्याम है, और टीचर है, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट 10 नंबर का लेते हैं, 10 मार्क्स का, और राम के 10 में से 9 मार्क्स आते हैं। यहीं पे श्याम है, 10 में से 6 मार्क्स से लेके आता है। तो फिर टीचर ये कह रहे हैं कि राम तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, श्याम तुम राम से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, ये बहुत इंटेलिजेंट है राम, तो तुम इस श्याम का, जो ये श्याम बच्चा है, इसका मनोबल तोड़ रहे हो, इसकी रुचि तोड़ रहे हो, ऐसे बच्चों में तुम आपस में तुलना कर रहे हो, और ये इसके प्रति जलन भी फील करने लगा, जेलसी भी करने लगा, इससे ईर्ष्या भी करने लगेगा। तो ये आप इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है, बच्चों के बीच तुलना क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणस वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, श्रवण दोष है, अगर सुन नहीं सकता है तो उसे आप ऑडियो टैप दो, सुन भी नहीं सकता फिर भी उसे ऑडियो टैप दे रहे हैं। पठन वे के लिए लंबे लंबे लिखित कार्य दो, दृश्य हानि है तो चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराओ। तो इसमें से
सबसे बेस्ट दिव्यांग और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में क्या है वो हमें बताना है। बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में श्रवण दोष, अगर भैया कोई बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता, जिसे श्रवण दोष है, एक तो वो सुन नहीं सकता उसे श्रवण दोष है, और एक आप टीचर्स होते हुए उसे ऑडियो टैब दे रहे हैं। अरे भैया जब बच्चा सुन नहीं सकता तो ऑडियो कैसे सुन लेगा? बालक श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता, फिर आप उसे ऑडियो टैब दे रहे कि इसके माध्यम से आप पढ़ लो, तो सुनने में प्रॉब्लम है। ऑडियो टैब तो सुनने वाली होती है, तो ये इससे मेल नहीं खा रहा ऑप्शन, ये रॉन्ग है। पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सोपान 9। देखो जो पठन वैकल्य है, जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, आप उसे कह रहे हैं कि आप उसे अच्छे लंबे लंबे लेक्चर्स दो लिखने के लिए, वो भी। अरे भैया एक तो ये लिखने में क्या है आपका यहाँ पे कमज़ोर है, यानी कि सही से लिख नहीं पाता, जो भी लिखा हुआ इधर उधर करता है। ठीक है, जैसा सा लिखा हुआ है तो सा को बोझ कर देता है, अब वोज लिखा है तो वोज को सा कर देता है। इस तरह से डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे वर्ण में, शब्दों में, वाक्यों में बहुत ज़्यादा इसे मिस्टेक्स होती है। तो फिर भी आप उसे लंबे लंबे कार्य सौंप रहे करने के लिए, ये भी गलत है। एक बच्चा दृश्य हानि है, देख नहीं सकता, और फिर भी आप उसे चित्रों के माध्यम से, चित्रों वाली जो चित्र वाली पुस्तक है वो उपलब्ध करा रहे। भैया एक तो वो दृष्टि बाधित है, आपको उसे देख नहीं सकता, फिर भी आप उसे चित्रों वाली उपलब्ध करा रहे हैं पुस्तिका, तो ये भी रॉन्ग है। इसलिए सबसे बेस्ट है जो दिव्यांग है, गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य आपका ये होता है कि अगर हम गणना करने में कमज़ोर है, हमसे नहीं हो पाती, तो हम अगर कैलकुलेटर का प्रावधान हमारे लिए हो जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। मानो हमसे सही से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, सही हमसे प्लस नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें, हमारे पास कैलकुलेटर है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत से, बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगी, आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये राइट है। अगर कोई बच्चा गुणज वैकल्य है जिससे गणना नहीं हो पाती मैथमेटिक्स में, ओके, उसे आप कैलकुलेटर दो, उसका प्रावधान कराओ, उससे वो बेस्ट तरीके से कर सकता है। तो ये ऑप्शन राइट है फर्स्ट, और सारे आपके क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और पहले अभिकथन पढ़ते हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? अभिकथन और तर्क क्या हमारे दोनों राइट है या फिर दोनों रॉन्ग है, या फिर कोई एक सा राइट है या फिर एक रॉन्ग है? वाह, क्या है क्या नहीं है, अब हमें यहाँ पे खोजबीन करनी है और देखना है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो देखो अगर हम यहाँ पे अभिकथन अच्छे से पढ़ो, पहले थोड़ा आप भी एक टीचर है, टीचर द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ रही है। मानो टीचर बालक को पढ़ा रही है यहाँ पे, और चलो अगर हम वर्षा के बारे में या फिर जल के बारे में या फिर किसी भी पॉइंट्स को लेके हमने उस पर जो एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, या फिर हम पोषण के, स्वास्थ्य कैसे रहना है कैसे नहीं, क्या खाना है क्या पीना है, हरी सब्जियां खानी है, तो हम बच्चे के वातावरण को उसके आधार पर उसके एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे, क्योंकि डेली बच्चे के घर पे खाना तो बनता ही है, ओके, और हरी सब्जियां भी बनती है। तो हम बच्चे से ये कहेंगे कि हरी सब्जी खाओ, पालक खाओ, गुड़ खाओ, आंवला खाओ, ये खाओ, या फिर मूली खाओ, है ना, बहुत सारी सब्जी है। इस तरह से हरी सब्जी, आपको हरी पत्तेदार जो सब्जी है वो खानी है। बच्चा कहेगा हाँ ये तो घर पे मम्मा बनाती हैं डेली, ठीक है, तो फिर उससे वो समझेगा हाँ मैं ये खाना खाता हूँ तभी मैं स्वस्थ रहता हूँ, अच्छा मुझे पोषण मिलता है। तो जब हम इस तरह बच्चों के दैनिक जीवन से चीज़ें जोड़ेंगे तो वो बेस्ट होगा। और बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से एक्सपीरियंस से यहाँ पे लेके आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़, मानो आप पढ़ा रहे हैं ऐसे अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, आ से आम आपने पढ़ाया, बच्चे कहते हैं हाँ आम, हाँ वो तो पापा लेके आए थे कल और मैंने खाए थे, बहुत अच्छे होते हैं और जो है बहुत प्यारे लगते हैं खाने, मीठे मीठे लगते हैं, उसमें बीच में गुठली भी होती है। इस तरह से बहुत कुछ न कुछ हम बताएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों राइट है और आर ए की व्याख्या करता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एफेक्टिंग लर्निंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। विद्यालय, रवैया, प्रेरणा और व्यक्तिगत लक्षण। देखो, अधिगम को यानी कि सीखने को प्रभावित करने के लिए इनमें से कौन सा पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय जो कारक है वो हमें बताना है। तो अधिगम, अगर हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो इसमें से क्या चीज़ हमारे पर्यावरण हम पर इफेक्ट डालेगी। रवैया, अगर हमारा खुद का रवैया क्या है, मेरी खुद की रुचि क्या है, तो ये इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। प्रेरणा, मोटिवेट, मेरी खुद की आंतरिक अभिप्रेरणा है तो इसमें भी पर्यावरण का रोल नहीं है। व्यक्तिगत लक्षण, मेरे खुद के लक्षण है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हमारे पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत नहीं आएगी। पर्यावरण कारक के अंतर्गत आएगा क्या यहाँ पे, विद्यालय। अब हम विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। विद्यालय में टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे क्लासमेट स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टीचर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जिसमें मैम भी है, सर भी है, बहुत सारे डिफरेंट बच्चे हैं। तो टीचर्स, उनके साथ में हम सीखेंगे, वो हमें सिखाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएंगे, कुछ ना कुछ खेल गतिविधि, कहानी, स्टोरी, पोएम्स, उनके माध्यम उन्हें आधार बना के हमें सिखाएंगे। तो ये क्या है, एक पर्यावरणीय कारक है। यानी कि जब हम दूसरों पर डिपेंड होकर दूसरों के साथ कुछ न कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो किससे जुड़ा है, वो हमारे पर्यावरण से। वातावरण, पर्यावरण वही तो है। आप आपस में, आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने समाज में रहते हैं तो आपका जो फ्रेंड है उसके साथ बातचीत करते हैं, है ना। लेकिन रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, ये मेरी खुद की रुचि है, या फिर मैं यहाँ पे जो है किस चीज़ में रुचि लेती हूँ, किस चीज़ में रुचि नहीं लेती हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनैलिटी है। इसमें कोई भी पर्यावरण का कारक हिस्सा, ठीक है, नहीं शामिल है। लेकिन हाँ, विद्यालय में अलग अलग डिफरेंट बच्चे हैं सारे, आप उनसे बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो इफेक्ट डालेगा वो पूरा पर्यावरण है। नेक्स्ट, अभिकथन और फिर से कारण वाला क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। तो बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, मानो कोई बालक है और उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी है, उसके पापा हैं, पूरे परफेक्ट है, मम्मा भी काफ़ी बढ़िया परफेक्ट मैच्योर एकदम अच्छी है, ठीक है, बढ़िया परिपक्व है, इंटेलिजेंट है। उसके जो फादर है वो भी काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी मैच्योर है, परिपक्व है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। लेकिन उनकी जो संतान है वो क्या है, यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। संतान क्या है, बहुत कमज़ोर है। पूरे एक साल से भी 6 मंथ हो रहा है, 1.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी भैया उसने अब तक चलना नहीं सीखा, बोलना नहीं सीखा, हल्का फुल्का ही बोलता है, बा बा आ, इस तरह से ही छोटे। वरना तो 1.5 या 2 साल का बच्चा कन्फर्म, 2.5 साल का बच्चा अच्छे से वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, और वो 2.5 साल का हो गया लेकिन फिर भी सही से वाक्य बोल नहीं पाता, हिचकता है या फिर बहुत कमज़ोर है, वीक है। और पेरेंट्स उसके काफ़ी बढ़िया, इंटेलिजेंट, सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया है, ठीक, इस तरह से। तो ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे का जो यहाँ पे नज़रिया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अरे भैया, पेरेंट्स तो अच्छे खासे हैं, फिर बच्चा अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे ओनली उसकी हेरिडिटी जिम्मेदार नहीं है, पर्यावरण भी जिम्मेदार है। या तो आप उसे इस तरह का पोषण प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, या फिर भी कुछ ना कुछ जो है बच्चे में दिक्कत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत ही जिम्मेदार है, ये भी रोंगे, ये भी रोंगे। तो भाई ए और आर दोनों ही गलत है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए उसकी हेरिडिटी, अनुवांशिक ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि अनुवांशिकता के साथ साथ में पर्यावरण का भी उतना ही रोल होता है। मानो 2 बच्चे हैं, एक गरीब का बालक है और एक अमीर का है। गरीब के बालक को सारी चीज़ें सही टाइम पर सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, तो वो देखना वो डिफरेंट होगा। और जो अमीर का बच्चा है वो डिफरेंट होगा, दिखने में भी, चलने में भी, बोलने में भी, खाने में, पीने में भी, सारी चीज़ में, क्योंकि उसे सारी चीज़ें कंपलसरी टाइम से पहले प्रोवाइड की गई हैं। तो बताओ सबसे बेस्ट कौन होगा? वो होगा जो यहाँ पे पूरा रिच है, और वो तो उससे कमज़ोर होगा ही। तो इसलिए यही चीज़ आपकी इसमें रहती है कि भाई इन्वायरमेंट अगर हमें अच्छा मिलेगा, अच्छी आर्थिक स्थिति है हमारे पेरेंट्स की, तो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, तो हम भी बेस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता है, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पे क्वेश्चन रहता है जीन प्याजे का, और जीन प्याजे से रिलेटेड है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। तो सेकंड जो इनकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी टाइमिंग है 2 से 7 साल के बीच। तो जब बालक 2 से 7 साल के बीच होता है तब वह कौन सी एक्टिविटी करता है? क्या वो तब निगमनात्मक सोच की क्षमता रख पाता है? भाई 2 से 7 साल का बच्चा निगमनात्मक सोच, परिकल्पना, तर्क वितर्क, ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। ओके, ये इतनी जो है डिफरेंट चीज़ें वो नहीं कर पाता, अभी छोटा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बालक ये इतनी एक्टिविटीज़ कर पाता है? तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। या फिर अगर हम बात करें दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, ये भी तब कर पाएगा जब बालक 18+ एज का होगा। यानी कि हम दूसरे की जो क्षमता है नज़रिया उसे पढ़ लेते हैं दूर से कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर चल रहा है, आखिर क्या है, कैसा है ये। ठीक है, तो क्या अभी हम इतने परिपक्व हो गए? नो। क्या हम अमूर्त सोच की क्षमता रखने लगे अपने अंदर? तो ये भी नहीं होगा। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता कर पाएगा। खेल कूद अभी तो उसमें ही डिपेंडेड है, अभी उसे ये नहीं पता मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, क्या मेरा यहाँ पे नज़रिया है क्या नहीं है, मुझे क्या बनना है, आगे जाके क्या नहीं बनना है, उसे भी कुछ नहीं पता। ओनली हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करता है। हाँ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता कि हाँ मारो इस बच्चे को कि हाँ मुझे ये नहीं आगे जाके मुझे ऐसे करूँगा। हाँ ये देखो इसके पास में गाड़ी, ये अपनी गाड़ी में आता है, कार में। हाँ मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं भी कार लूँगा, मैं भी गाड़ी में ही आऊँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता ये गाड़ी कितनी मेहनत से मिलती है, कैसे मिली है भैया। रात दिन इस बंदे ने मेहनत की है, जॉब लग गई तब जाके गाड़ी, या शादी हुई अच्छी खासी, जॉब लगी है तो शादी वहाँ से गाड़ी मिली। अब इसे ये नहीं पता कि गाड़ी बस ऐसे ही इसके पास में, इसे ये नहीं चीज़ पता, लेकिन उस चीज़ को पाने की इच्छा रख रहा है। तो इस तरह से यानी कि अभी हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता को एक अपने अंदर जो है उसे उजागर कर रहे हैं कि हाँ पाने की क्षमता हम रख रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए, सो ओनली इस सेशन में हमारे 13 ही क्वेश्चन रहते हैं और लास्ट क्वेरी आप सबको पता है यही रहती है हमारी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है बढ़िया यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड जाते जाते 2 पॉइंट्स, अगर यहाँ पे कोई भी बाय मिस्टेक्स मैंने कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो वीडियो में तो मैं बिल्कुल आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सब हम यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।